हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एजुवर्ड। स्टूडेंट्स, हमने पिछली टर्न पे आरबीएससी एग्रीकल्चर 12th बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट किया था। हमने सिलेबस डिस्कशन किया था और उसके बाद में हमने एक न्यू चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 12। इस चैप्टर में हम हनी बी का पालन व कृषि में महत्व पढ़ेंगे। ठीक है, हनी बी का कल्चर एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका, है ना, क्या रोल होता है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पिछले टर्न पे हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हनी बी की 4 प्रमुख प्रजातियां जो भारत में पाई जाती है और एक और अन्य प्रजाति ये भी भारत में पाई जाती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मधुमक्खी का श्रम विभाजन। आज का टॉपिक क्या है हमारा? मधुमक्खी का श्रम विभाजन। आपको पता है कि एक छत्ते में जो पाई जाने वाली मधुमक्खियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। श्रम विभाजन का मतलब होता है वर्क डिवीजन। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार की मधुमक्खियां अलग अलग कार्य करती है। मधुमक्खी में हम क्या पढ़ रहे हैं? श्रम विभाजन, वर्क डिवीजन, वर्क डिवीजन इन हनी बी। मधुमक्खी अपने कार्यों का विभाजन किस प्रकार से करती है, तो वो हम पढ़ने वाले एक न्यू टॉपिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिख रहा है ना क्लियर आप लोगों को? ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर देखो कि मधुमक्खी में एक स्पष्ट रूप का श्रम विभाजन पाया जाता है। ये एक सामाजिक कीट है, हमने बात कर ही ली थी। कैसा कीट है ये? सामाजिक कीट, और इसमें स्पष्ट रूप से श्रम विभाजन पाया जाता है। स्पष्ट रूप से मेरा मतलब है कि बिल्कुल हमको क्लियर दिखाई देगा कि यहाँ पर श्रम विभाजन उपस्थित है। ठीक है, या प्रेजेंट है। ठीक है, और कार्यों के आधार पर इस सामाजिक कीट को हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। ठीक है, 1 इज रानी, सेकंड नर, एंड थर्ड श्रमिक। हमारे पास जो मधुमक्खियां होगी एक छत्ते में, वो कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की। ठीक है, इसमें से पहले प्रकार की मधुमक्खी के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला हेडिंग है हमारे पास रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी, इसको हम कहेंगे क्यून बी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्यून बी। ठीक है, तो देखो यहां पर रानी के बारे में बात करें तो हमने पहले ही बात कर ली पिछले टर्न पे कि एक छत्ते में कितनी रानी पाई जाएगी, कितनी रानी मधुमक्खी पाई जाएगी। तो हमने बात की थी कि एक, सामान्यतः एक रानी मधुमक्खी पाई जाती है, कभी कभी ये 2 होती है। ठीक है, तो सामान्यतः एक रानी पाई जाती है। एक छत्ते में कितनी रानियां? सामान्यतः एक रानी उपस्थित होती है एक छत्ते में, जो छत्ते की क्या होती है? मुखिया होती है। मुखिया तो आप जानते हो ना, गांव में होता है ना सरपंच, गांव का मुखिया। ठीक है, जो सारे गांव में जो भी कोई समस्या होती है तो फिर उसी के पास जाते हैं। चलो सरपंच साहब के पास जाते हैं ना। वो तो आजकल के सरपंच ऐसे हैं जिनसे कुछ नहीं होता, वो बात अलग है। तो जैसे गांव में सरपंच साहब होते हैं, वैसे ही हमारे मधुमक्खी के छत्ते में क्या होती है? एक रानी मधुमक्खी होती है, जो छत्ते की मुखिया होती है, अर्थात छत्ते का नियंत्रण करती है। क्या करती है? छत्ते का नियंत्रण। ये छत्ते का नियंत्रण करेगी, इसलिए हम बोलते हैं इसको छत्ते की मुखिया। ओके, देखो ये जो छत्ता है, कहाँ छत्ता बनाएगी मधुमक्खियां? ठीक है,
ये सारा डिपेंड करता है रानी पर। रानी ही उनको गाइड करती है। मान लो मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरी जगह जाकर नया छत्ता बनाना हो तो फिर कौन गाइड करेगा उनको? रानी मधुमक्खी। ये क्या करती है? रानी मधुमक्खी एक विशेष प्रकार की गंध का स्त्रावण करती है। विशेष प्रकार की गंध जानते हो ना, स्मेल, तो विशेष गंध का स्त्रावण करती है। ये विशेष गंध का स्त्रावण कर रही है रानी मधुमक्खी, जिसके आधार पर, इस गंध के आधार पर श्रमिक मधुमक्खियां क्या करेगी? छत्ते का निर्माण करेगी। इस गंध के आधार पर श्रमिक मधुमक्खियां क्या करेगी? छत्ते का निर्माण करेगी। छत्ते का निर्माण, छत्ते का निर्माण करती है। रानी मधुमक्खी विशेष प्रकार की गंध का स्त्रावण करती है, जिसके आधार पर श्रमिक मधुमक्खियां किसका निर्माण करती है? छत्ते का। मतलब कि गाइड कौन कर रहे हैं छत्ते के लिए? रानी मधुमक्खी है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो रानी मधुमक्खी होती है, इसका आकार छत्ते में सबसे बड़ा होता है। रानी मधुमक्खी का आकार, रानी मधुमक्खी छत्ते में सबसे बड़ी, सबसे लंबी भी बोल सकते हो आप कि ये जो है ना रानी मधुमक्खी, आकार व लंबाई दोनों में, आकार व लंबाई में अन्य मधुमक्खियां होती। अन्य कौन सी है? नर और श्रमिक। अन्य मधुमक्खियों से क्या होगी? ये बड़ी होगी। अन्य मधुमक्खियों से बड़ी होगी। ठीक है ना, याद रखोगे ना? क्या लिखा हमने? रानी मधुमक्खी आकार में पूरी तरह से, है ना, और लंबाई में भी अन्य मधुमक्खियों से, मतलब कि नर से और श्रमिक से क्या होगी? बड़ी होगी। हम पहले एक एक करके सारी मधुमक्खियों को पढ़ रहे हैं और उसके बाद में हम कंपैरिजन भी कर लेंगे। ठीक है, तीनों में कंपैरिजन भी कर लेंगे, तीनों में डिफरेंस होंगे, एक टेबल बना के लिख लेंगे। ठीक है, और बात करते हैं हम इसके बारे में। तो ये इसका जीवन काल, सामान्यतः एक रानी मधुमक्खी 2 से 5 वर्ष का जीवन काल दर्शाती है। मतलब ये कितने समय तक जीवित रहती है? ठीक है, तो ये 2 से 5 वर्ष तक जीवित रहती है। रानी मधुमक्खी का जीवन काल अन्य मधुमक्खियों से ज्यादा होता है और ये कितने वर्ष तक जीवित रहती है? सामान्यतः 2 से 5 वर्ष तक। ठीक है, तो इसका जीवन काल भी आपको याद रखना है। ओके, एक और चीज कि रानी मधुमक्खी का निर्माण निषेचित अंडों से होता है, फर्टिलाइज्ड एग से होता है। निषेचित अंडों से इसका निर्माण होता है। रानी मधुमक्खी किससे निर्मित होती है? निषेचित अंडों से। और निषेचित अंडों से भी इसका निर्माण तभी होगा, इसका निर्माण तभी ही होगा, तब ही निर्माण होगा जब अंडों को क्या किया जाता है? अंडों से विकसित लार्वा को, अंडों से विकसित लार्वा को भोजन के रूप में रॉयल जेली खिलाई जाती है। भोजन के रूप में रॉयल जेली खिलाई जाती है। रॉयल जेली, देखो नाम से पता चल रहा है रॉयल जेली। तो रॉयल जेली विशेष प्रकार का शाही भोजन है मधुमक्खियों के लिए। रॉयल का मतलब तो शाही होता है, और जेली तो जानते हो ना आप, जेली होती। ठीक है, तो इनको क्या खिलाया जाता है? रॉयल जेली खिलाई जाती है। ये ऐसा फूड होता है जिसमें शहद, ठीक है, उसके अलावा परागकण,
ये सब उपस्थित होते हैं। तो रॉयल जेली खिलाने से इनके जो अंडों से लार्वा बनते हैं, निषेचित अंडों से जो लार्वा बनते हैं, उनको भोजन के रूप में रॉयल जेली दे दी तो फिर वो क्या बनेगी, रानियां बनेगी। विकसित होकर क्या बनती है, रानियां। ठीक है, रानी रब कर दो ना, ये समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए समझ में, सिंपल है। ओके देखो, उसके बाद देखो जो ये रानी मधुमक्खी है, देखो ये कैसी दिखाई देती है, यहां पे देख सकते हो बिल्कुल ऐसी दिखाई देगी रानी मधुमक्खी। इधर वाला ये भी रब कर देता हूं मैं, तो हमको ये रानी मधुमक्खी दिखाई दे रही है। ओके, तो देखो रानी मधुमक्खी के बारे में और चीजें हम देखते हैं, ये डायग्राम से भी आपको दिखेगा। जो रानी मधुमक्खी होती है इसमें मोम ग्रंथियों का अभाव होता है। देखो मधुमक्खियों के द्वारा शहद के साथ साथ मधु मोम भी बनाया जाता है, हनी वैक्स, बहुत ही अच्छा होता है। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, बहुत सारी मेडिसिन में इसका यूज होता है, तो मोम भी बनाया जाता है। तो रानी मधुमक्खी मोम नहीं बनाती है, फालतू के काम नहीं करती। इसका सिर्फ एक ही काम है, छत्ते का नियंत्रण करना, और दूसरा काम है जनन करना। ठीक है ना। ओके, तो मोम ग्रंथियां इस पर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। मोम ग्रंथियां अनुपस्थित, याद रखना, रानी मधुमक्खी में मोम ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। अच्छा, मधुमक्खियों में सुरक्षा के लिए डंक पाए जाते हैं। ठीक है, और भोजन को खाने के लिए मुखांग पाए जाते हैं। मुखांग, मुखांग जानते हो ना, मुख के अंग। ठीक है, तो इसको भोजन के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और छत्ते की सुरक्षा भी नहीं करती है, नियंत्रण जरूर करती है, खुद सुरक्षा नहीं करती, खुद जाके निलड़ती शत्रुओं से। किसको भेजेगी, श्रमिकों को। तो इसके डंक भी ज्यादा विकसित नहीं होते, तो इसके मुखांग वो डंक कम विकसित होते हैं। कम विकसित लिख रहे हैं हम, याद रखना, कम विकसित ऐसे नहीं लिख रहे, अनुपस्थित होते हैं, कम विकसित होते हैं। ये जो वर्ड है बिल्कुल ध्यान से, मुखांग व डंक कम विकसित होते हैं। रानी मधुमक्खी के मुखांग तथा डंक कम विकसित होते हैं, और ये अपने डंक का उपयोग कभी भी श्रमिकों से लड़ने के लिए या फिर शत्रुओं से लड़ने के लिए नहीं करती। ये अपने डंक का उपयोग केवल प्रतिद्वंदी, जो इसकी, मान लो कभी कभी दो रानियां विकसित हो गई एक छत्ते में, तो एक को मरना पड़ता है, क्योंकि दूसरी वाली जो ज्यादा ताकतवर होती है वो उसको मार देती। तो जिसको मार रही है ना, वो क्या कहलाएगी, प्रतिद्वंदी रानी। जो रानी नहीं बनी लेकिन रानी बनने के लिए तैयार हो रही थी, केवल प्रतिद्वंदी रानी को मारने के लिए रानी मधुमक्खी अपने डंक का उपयोग करेगी। केवल किस लिए उपयोग कर रही है अपने डंक का, रानी, प्रतिद्वंदी रानी मधुमक्खी को मारने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एक रानी मधुमक्खी है ना, कभी भी अपने छत्ते को छोड़कर बाहर नहीं जाती। ये केवल एक बार ही अपने छत्ते को छोड़कर बाहर जाती है, उसके अलावा कभी नहीं जाती। और ये कार्य कब करती है, ये वयस्क अवस्था में। तो आपको याद रखना है, रानी मधुमक्खी केवल एक बार ही, एक बार, और एक बार कब, वयस्क अवस्था, वयस्क अवस्था में केवल एक बार ही छत्ते को छोड़कर बाहर जाती है। ठीक है, और उस समय जब ये जाती है ना, तो बहुत लंबी ऊंचाई पर उड़ान भरती है। ठीक है, बहुत ऊंची उड़ान भरती है रानी मधुमक्खी उस समय। तो एक बार ही वयस्क अवस्था में छत्ते को छोड़कर जाती है, छत्ते को छोड़कर बाहर जाती है,
और एक अत्यधिक ऊंचाई पर, बहुत अधिक ऊंचाई पर लंबी उड़ान भरती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरती है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर क्या भरेगी? उड़ान। और इस उड़ान को, जो बहुत अधिक ऊंचाई की उड़ान होगी, इस उड़ान को हम कहेंगे मैथुन उड़ान। क्या कहेंगे? मैथुन उड़ान। ये इसलिए भरती है क्योंकि इसको मैथुन करना होता है, नर के साथ मैथुन क्रिया के लिए होती है उड़ान। छत्ते के अंदर नहीं कर पा रही है मैथुन, तो ये मैथुन के लिए छत्ते से बाहर निकलती है और बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ जाती है। इस उड़ान को हम क्या बोलते हैं? मैथुन उड़ान, या फिर अंग्रेजी में आप बात कर सकते हो नप्चियल फ्लाइट। नप्चियल फ्लाइट। तो आप याद रखोगे केवल ये नप्चियल फ्लाइट या फिर मैथुन उड़ान के लिए ही छत्ते से बाहर निकलती है, और ये कार्य अपने जीवन काल में कितनी बार करेगी? एक बार, केवल एक बार। जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे बोर्ड पे, एक एक वर्ड बिल्कुल ध्यान से आपको याद रखना है। रानी मधुमक्खी केवल एक बार ही वयस्क अवस्था में छत्ते को छोड़कर बाहर जाती है और बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इस उड़ान को हम क्या बोलते हैं? मैथुन उड़ान। ये कितनी हो सकती है? कितनी ऊंचाई हो सकती है? तो कुछ किलोमीटर की ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, ओके। अब इस मैथुन उड़ान को भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, स्क्रीनशॉट आ सकता है तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। ओके, अब बात करते हैं इसमें मैथुन उड़ान की। तो मैथुन उड़ान के दौरान जब रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकल जाती है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैथुन उड़ान के बारे में। तो रानी मधुमक्खी जब छत्ते से बाहर निकल जाती है तो उस रानी का पीछा करते हुए बहुत सारे नर भी उसके पीछे पीछे उड़ते। रानी मधुमक्खी छत्ते से बाहर निकल गई और उड़ गई, तो नर भी उसका क्या करेंगे? पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे उड़ेंगे। ठीक है ना? ओके। अब नर कितने होते हैं? नर तो 20 से लेकर 200-300 तक हो सकते हैं, है ना? तो नर इसका पीछा करते हैं और उसमें से अधिकांश नर तो क्या होते हैं? पीछे छूट जाते हैं। वो धीमे धीमे उड़ते हैं तो पीछे छूट जाएंगे, जो पीछे छूट गए वो तो रह गए। तो अधिकांश नर पीछे छूट जाते हैं। आपको याद रखना है कि अधिकांश नर क्या होंगे? जो इसका पीछा कर रहे हैं उसमें से अधिकांश नर पीछे छूट जाते हैं। पीछे छूट जाते हैं। और कुछ नर जो बिल्कुल इसके पीछे पीछे उड़ते ही रहते हैं। ठीक है ना? जो पीछे पीछे उड़ते रहते हैं, जो इसके पीछे पहुंच जाते हैं बिल्कुल। अब सारे तो मैथुन करेंगे नहीं, तो उनमें ही क्या होती है? लड़ाई होती है। ठीक है, जो शेष रह गए, जो शेष नर होते हैं, वो क्या करते हैं? आपस में लड़ते हुए लड़ेंगे। वो मैथुन के लिए लड़ते हुए रानी का पीछा करते रहते हैं। ठीक है ना? तो शेष बच गए जो नर है, पीछे नहीं छूटे, जो बिल्कुल तेज गति से उड़ रहे हैं रानी के साथ साथ, वो क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे और लड़ते रहते हैं, और कुछ मरते रहते हैं और कुछ कहां तक पहुंच जाते हैं? बिल्कुल रानी तक। अब उसमें से भी जो योग्य होगा, बिल्कुल जिसकी कैपेसिटी होगी, वो ही नर रानी के साथ क्या कर पाएगा? मैथुन। ठीक है,
तो इनमें से योग्य नर, जो भी योग्य मतलब जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो जीता वही सिकंदर, वही वाली बात है ना। तो आप समझते हो। तो सीधी सी बात ये, जो योग्य नर होगा, इनमें से जो योग्य नर हैं वो क्या करेगा, रानी के साथ मैथुन करेगा, रानी के साथ मैथुन। ओके, इसके बाद में रानी क्या करेगी, इसके बाद रानी क्या करेगी, जो भी शुक्राणु ये नर जो मैथुन कर रहा है उस दौरान जो भी शुक्राणु देता है, ठीक है, शुक्राणु ही तो देगा। मैथुन क्रिया में क्या होते हैं, नर के शुक्राणु मादा के पास पहुंच जाते हैं। मैथुन क्रिया में यही होता है। बायोलॉजिकली हम देखें तो मैथुन क्रिया कुछ भी नहीं है, नर के शुक्राणु मादा तक पहुंच रहे। तो ये अपने शुक्राणुओं को मादा को दे देगा, मतलब रानी को दे देगा। तो रानी इन शुक्राणुओं को कहां पर एकत्रित कर लेगी, ठीक है। तो यहां पर मैथुन क्रिया के दौरान जो नर शुक्राणु होते हैं, नर के शुक्राणुओं को ये रानी मधुमक्खी अपनी शुक्राणुधानियों में एकत्रित कर लेती है। इसके पास विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम बोलते हैं शुक्राणुधानियां। तो किस में एकत्रित कर लेगी, शुक्राणुधानियों में। एकत्रित शुक्राणुधानियों में एकत्रित कर लेती है, ठीक है। और वहां से एकत्रित करने के बाद ये वापस कहां पर लौट आएगी, छत्ते में, ठीक है। और वहां छत्ते पर आकर ये जीवन भर जितने भी अंडे देगी तो उन शुक्राणुओं का यूज करेगी जो इसने एकत्रित कर लिए। मैथुन क्रिया की थी ना इसने एक बार मैथुन उड़ान के दौरान, उन्हीं का उपयोग पूरे जीवन काल करती है, ठीक है। तो इन एकत्रित शुक्राणुओं का पूरे जीवन काल आवश्यकता अनुसार अंडों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो रानी मधुमक्खी क्या करेगी, पूरे जीवन काल जो ये एकत्रित शुक्राणु इन्हीं का उपयोग करेगी निषेचित अंडों के निर्माण में, ठीक है। और जिन अंडों में इनका उपयोग नहीं होता शुक्राणुओं का, वो क्या होंगे, अनिषेचित अंडे। हम मधुमक्खी में निषेचन भी पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक लेंगे पूरा मधुमक्खी में निषेचन, वहां पे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से अंडे का निषेचन होता है, ठीक है। तो देखो ये हमने क्या पढ़ा, मैथुन उड़ान के दौरान रानी मधुमक्खी लंबी उड़ान भरती है, उसके पीछे नर भी पीछा करते हुए पीछे उड़ते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आज तो मैथुन करने का समय आ गया, ठीक है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था वो कार्य करने का समय आ गया। तो नर पीछा करते हुए उड़ते, उसमें से अधिकांश नर तो पीछे ही छूट जाएंगे और कुछ नर जो बचे हुए हैं शेष नर वो आपस में लड़ेंगे और लड़ते हुए रानी मधुमक्खी का पीछा करेंगे। और जो उसमें से योग्य नर होगा, योग्य तो जानते हो ना आप, जिसकी कैपेसिटी है अच्छी, वो क्या करेगा, रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन करेगा। और उसके बाद में ये अपने शुक्राणुओं को रानी मधुमक्खी की शुक्राणुधानियों में त्याग देगा, मतलब कि अपने शुक्राणुओं को ये कहां पर स्थानांतरित कर देगा, शुक्राणुधानियों में। उसके बाद ये रानी मधुमक्खी वापस छत्ते में लौट आएगी और वहां पर जीवन भर जो भी अंडे देगी उसमें इन एकत्रित शुक्राणुओं का उपयोग करेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो रानी की बात हुई, रानी वापस लौट आई मैथुन के बाद, मैथुन उड़ान के बाद। नर का क्या भविष्य है, क्या नर राजा बन गया क्या, उसने मैथुन कर लिया रानी के साथ, क्या वो राजा बन गया क्या?
नहीं, यहाँ पे कोई राजा नहीं बनता है ना। नर का जन्म ही इसलिए हुआ है कि उसको मैथुन करना है, किसके साथ? रानी के साथ, है ना। उसके बाद उसका काम समाप्त, और जिसका काम समाप्त हो जाता है उसको क्या कर दिया जाता है? टर्मिनेट। तो सीधी सी बात है कि ये नर मैथुन क्रिया के दौरान, ठीक है, जो मैथुन कर रहा है इस दौरान इतनी एनर्जी खत्म कर देता है, ठीक है, पूरी एनर्जी खत्म कर देता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है, वहीं पर मृत्यु हो जाती है इसकी। अब कहीं अधिक ऊंचाई पर उड़ गया, वहां से वापस आने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, तो इतनी एनर्जी इसके पास बचती नहीं है, तो ये वहीं पर मर जाता है, ठीक है। तो मैथुन के पश्चात नर की क्या हो जाती है? नर की मृत्यु हो जाती है। आपको याद रखना है कि मैथुन के पश्चात नर मधुमक्खी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल याद रखना, क्योंकि वापस लौट के नहीं आता। तो सीधी सी बात यह है कि रानी मधुमक्खी मैथुन क्रिया के दौरान उड़ती है, तो नर भी इसके जो पीछे जो उड़ रहे हैं वो उड़ रहे हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं आते। एक बार उड़ गए तो वापस लौट कर नहीं आते, वहीं पर वो क्या हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो मैथुन उड़ान से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, पिछले टर्न पे कुछ बच्चों ने मेरे को बताया कि सिलेबस में कुछ चेंजेज हो रहा है, 40% अराउंड कुछ लेस किया जा रहा है, जो सेशन 2020-21 है इसके लिए। बट अभी तक ऑफिशियली ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। आपको पता है कि कुछ जो न्यूज़ जो है ऐसे ही फेक वायरल होती रहती है, तो जब तक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक हम रिडक्शन की बात नहीं कर सकते। और रिडक्शन हो रहा है तब भी कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं तो काम तो आएगा ही सही, कहीं ना कहीं तो आप आगे फ्यूचर में एग्जाम दोगे। अगर ये रिडक्शन भी होगा तो फिर हम ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जिनमें से रिडक्शन नहीं होगा शायद, और हमारा सिलेबस तो वैसे ही छोटा सा है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, हमको फोकस करना है स्टडी पर। सिलेबस कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है देख लेंगे हम, जब ऑफिशियली आएगी तब देख लेंगे, है ना। ओके, इसके बाद ये जो रानी मधुमक्खी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये टॉपिक है थोड़ा ठीक ठाक बड़ा। ओके, और बात करते हैं। मैथुन उड़ान आपको समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत हो तो बताना। आ गई होगी वैसे, है ना। बहुत आसान सा टॉपिक है, और अपनी एनर्जी को अच्छी रखिए, वरना नर मधुमक्खियों को जैसा हाल होगा कि छत्ते को छोड़कर उड़ जाती है और वापस लौट नहीं आ पाती, सारी एनर्जी खत्म कर देती है। तो आप भी ऐसे वेस्टेज चीज़ों में एनर्जी खत्म नहीं करना। वेस्टेज चीज़ों का मतलब है आप लोगों को गेम खेलने के शौक हो जाते हैं, मोबाइल तो होता ही है, ठीक है, तो गेम खेलने लग जाते हो। तो गेम वेम छोड़ दो अभी 12th क्लास में, बाद में आराम से गेम ही खेलना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथुन उड़ान के बाद। मैथुन उड़ान के बाद रानी मधुमक्खी क्या कर रही? क्या दोबारा फिर से छत्ते को छोड़कर जाएगी क्या? नहीं। मैथुन उड़ान के बाद ये कभी भी छत्ते को छोड़कर बाहर नहीं जाएगी। मैथुन उड़ान के बाद रानी के बाद कर रहे हैं हम, रानी कभी भी छत्ते को छोड़कर बाहर नहीं जाती है, बाहर नहीं जाती। जब तक ये अपना कार्य सही से करती रहती है तब तक ये रानी बनी रहती है, और वहीं से आराम करती हुई जनन करती रहती है। इसको लगता है कि निषेचित अंडे से नई रानी बनानी चाहिए तो बनाती है, और इसको लगता है कि निषेचित अंडों से श्रमिक बनाने चाहिए तो बनाती है, अनिषेचित अंडों से नर बनाती है, ठीक है। तो ये वहीं पर पड़ी अपने कार्य करते रहती है, ठीक है। मतलब कि ये बाहर नहीं जाएगी, मतलब अन्य कार्यों के लिए, जैसे भोजन के लिए, भोजन कहाँ से लेगी? भोजन व अन्य कार्यों के लिए ये किस पर निर्भर होती है? श्रमिकों पर, श्रमिकों पर निर्भर होती है,
कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी तो अपने सारे जो भी कार्य होते, भोजन हो गया या फिर अन्य छत्ते की सुरक्षा करनी होगी, छत्ते की मरम्मत करनी होगी, तो इन सब कार्यों के लिए किस पर निर्भर होती है? सैनिकों पर, या फिर सैनिक क्या, श्रमिकों पर, है ना। सैनिक तो यहाँ पाए नहीं जाएंगे, वो श्रमिक बेचारे सैनिक का भी काम करते हैं ना। तो सीधी सी बात यह है कि श्रमिकों पर निर्भर होती है, ठीक है। अब श्रमिक भी इससे पक जाते हैं। तुम्हें पता है कोई भी व्यक्ति बदला जरूर लेता है। अभी ये श्रमिकों को ऑर्डर दे रही है, बाद में इसकी भी तो एज होगी ना, समय सबका बदलता है देखो। तो सीधी सी बात है, जब ये रानी वृद्ध हो जाएगी तो वृद्धावस्था में, किसकी वृद्धावस्था? रानी की। रानी की वृद्धावस्था में ये जो श्रमिक जो इसको भोजन दे रहे थे, अपनी रानी रानी बोल रहे थे, वो श्रमिक इसको क्या कर देंगे? श्रमिक इसको छत्ते से बाहर निकाल के फेंक देंगे कि अब तुम वृद्ध हो चुकी हो, तुमसे नियंत्रण नहीं हो रहा, हमें नई रानी चाहिए, हमें नई रानी चाहिए, तुम यहां से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो श्रमिक इसके क्या कर देंगे? छत्ते से बाहर कर देते हैं। श्रमिक रानी मधुमक्खी को क्या करेंगे? छत्ते से बाहर कर देंगे। श्रमिक रानी मधुमक्खी को छत्ते से बाहर कर देंगे, ठीक है। कब कर रही है? वृद्धावस्था में, जब रानी के अंडे देने की क्षमता कम हो जाती है, या फिर हम बोले कि रानी वृद्ध हो जाती, रानी अपने कार्य सही से नहीं कर पाती, क्योंकि इसका जीवन काल भी तो 2 से कितना है? 5 साल। 5 साल तो बहुत कम रानियां जीवित रह पाती, लगभग 2 साल में ही ये वृद्ध हो जाती है। उसके बाद में श्रमिक इसको छत्ते से बाहर कर देंगे। अब छत्ते को है नई रानी की आवश्यकता, तो उसके लिए श्रमिक क्या करेंगे? ठीक है, देखो जो निषेचित अंडों से जो लार्वा निकलता है, उसके लिए श्रमिक क्या करेंगे? जो लार्वा निकल रहा है, कौन से अंडों से? निषेचित अंडों से। निषेचित अंडों से जो लार्वा निकल रहा है, ठीक है, इसको भोजन के रूप में क्या करते हैं? ये रॉयल जेली खिलाते हैं। रॉयल जेली खिलाएंगे, है ना। भोजन के रूप में क्या करते हैं? रॉयल जेली खिलाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा? एक को ही नहीं खिलाएंगे, 8-10 को खिलाते हैं, है ना। निषेचित अंडों से जो 8-10 लार्वा निकलते हैं, या ज्यादा भी को भी खिला सकते हैं, इनको क्या करेंगे? भोजन के रूप में रॉयल जेली खिलाएंगे, है ना। और रॉयल जेली खिलाएंगे तो इससे किसका निर्माण होगा? पुत्री रानियों का। तो इसका मतलब तो ये है कि एक छत्ते में बहुत सारी रानियां बन गई, तो अभी तो ये पुत्री है, अभी ये रानी नहीं बनी, है ना। तो ये पुत्री रानियों का निर्माण हो जाता है, जो क्या करती, इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ का मतलब ये यहाँ पर ताकत से, जो सबसे ज्यादा अच्छी ताकतवर रानी होती, वो अन्य रानियों को क्या कर देगी? मार देगी, ठीक है। तो जो रानी मधुमक्खी है, तो इनमें से जो ताकतवर होगी, जो श्रेष्ठ रानी होगी, जो श्रेष्ठ होगी, वो अन्य को मार देती है अपने डंक के द्वारा। श्रेष्ठ होगी, वो अन्य को मारकर रानी बन जाती है, ठीक है। अन्य को मारकर, अन्य पुत्री रानियों को मारकर, पुत्री रानियों को मारकर क्या बन जाएगी? रानी बन जाएगी। अन्य पुत्री रानियों को मारकर रानी बन जाती है। क्यों बन जाएगी? समझ में आ गया ना? रानी बन जाएगी वो। तो सीधी सी बात है, निषेचित अंडों से जो लार्वा निकलते हैं उनको रॉयल जेली खिलाई जाएगी, क्योंकि पुरानी रानी को तो श्रमिकों ने बाहर कर दिया, अब श्रमिक नई रानी भी तो बनाएंगे।
श्रमिक तो खुद छत्ते का नियंत्रण नहीं कर सकते, तो श्रमिक क्या करेंगे, नई रानी बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो पुरानी रानी ने जो निषेचित अंडे दिए हुए थे उनसे जो लार्वा निकलता है उसको भोजन के रूप में क्या खिलाया जाता है, रॉयल जेली खिलाई जाती है। और इस रॉयल जेली से जो पुत्री रानियों का निर्माण होता है, तो इनमें से जो श्रेष्ठ रानी होगी, जो ताकतवर होगी, वो क्या करेगी, अन्य दूसरी रानियों के साथ द्वंद्व करेगी। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, ठीक है। तो उनको डंक से, अपने डंक से क्या करेगी, मार डालेगी, और मार डालेगी और खुद क्या बन जाएगी, रानी बन जाएगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो किस प्रकार से रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है हमने यहाँ पर देखा, ठीक। रानी के बाद में जो नेक्स्ट टर्न होगा अपना, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, बाकी अन्य दो जो बची हुई है नर मधुमक्खियां और श्रमिक मधुमक्खियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मधुमक्खी का श्रम विभाजन। रानी मधुमक्खी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है, और नहीं आई तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा पढ़ने का तरीका यही रहेगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, आराम से आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए। इस बात पे कोई चीज़ डिपेंड नहीं करती कि ऑनलाइन क्लास लग रही या ऑफलाइन क्लास लग रही। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, जो कोई भी दिक्कत समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, 2 या 3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है।